Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I am Umi Muhammad and today we are going to solve the exercise of chapter Stopping by Words on a Snowy Evening, and it is a poem from New Oxford Modern English Book 5, and it is the third edition of this book. इस पोइम से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअउ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा. ए अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा देने वाला ना हो, और ऐसे दिल से जो डरने वाला ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर होने वाला ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो. आमीन. The name of this poem is Stopping by Words on a Snowy Evening. In first part of exercise or first section of exercises, section A, understanding the poem. Question number 1 है हमारे पास, answer the following questions. यहाँ पे हमें A से लेकर H तक questions given है. A है, to whom did the woods belong? वो जो जंगल था वो किसका था? belong mean उसका मालिक कौन था? B, did the writer see a farmhouse? क्या राइटर को एक फार्म हाउस नज़र आया? C, during which season or month do you think this event took place? और आपको क्या लगता है कि कौन से मौसम में ये वाक़या पेश आया? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. अपने जवाब का एक आपने रीज़न भी बताना है, उसकी वजह भी बतानी है कि आपको क्यों ऐसा फील हुआ. इसके बाद है क्वेश्चन डी, वट मूड और एटमॉस्फेयर डज दिस पोएम क्रिएट? इस पोएम को पढ़ने के बाद, इस नज़म को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि ये नज़म किस किस्म का, एटमॉस्फेयर बोलते हैं माहौल को, तो कैसा ये माहौल क्रिएट कर रही है, बना रही है. ये है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू समवन? आप किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन 2 सेंटेंसेस, 2 जुमलों में, व्हाट दिस पोएम वाज अबाउट, कि ये नज़म किस चीज़ के मतलब थी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, व्हाई डू यू थिंक द राइटर स्टॉप्ड बाय द वुड्स? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो राइटर था वो वुड्स की वजह से क्यों रुक गया था. एंड जी, वाई वाज द हॉर्स पजल्ड? और उसका जो हॉर्स था वो पजल क्यों हो गया, परेशान क्यों हो गया था. लास्ट क्वेश्चन है एच, वेयर डू यू थिंक द राइडर वाज गोइंग? आपको क्या लगता है कि जो राइडर है, जो सवार है, वो कहाँ जा रहा था. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्स इन द विलेज. जो वुड्स थी, जो जंगल था, एक आदमी का था जो कि गाँव में रहता था. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है नो, यानी उसे कोई फार्म हाउस नज़र नहीं आया. सी है, विंटर, इट इज़ स्नोई. The darkest evening of the year could be a reference to the longest night of the year, winter, December. यानी सर्दियों की मौसम की बात है और महीना ऑलमोस्ट दिसंबर का है, क्योंकि सबसे लंबी रात ही सबसे ज़्यादा ठंडी रात हो सकती है, तो इसलिए ये मौसम सरमा और दिसंबर के महीने की बात हो रही है. डी का आंसर है, मिस्टीरियस, रेजेस क्वेश्चंस, थॉटफुल, क्वाइट, द स्नो एंड बीइंग अलोन, अपार्ट फ्रॉम द हॉर्स एंड इट्स बेल्स. यानी इस पोएम को पढ़ने से पूरी सरार सा माहौल पैदा होता है और बहुत से सवालात उभरते हैं बंदे के जहन में, और थॉटफुल है, वो सोचने के काबिल है, और ख़ामोशी का माहौल भी क्रिएट होता है इससे, और अकेलेपन का भी. बीइंग अलोन मीन अकेला होना. अपार्ट फ्रॉम द हॉर्स एंड बेल्स से मुराद है कि वहाँ पे घोड़ा और उसकी बेल के अलावा कुछ नहीं था. क्वेश्चन ई का आंसर है, द पोएम इज़ टोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ ट्रैवलर हु स्टॉप्स टू वॉच द स्नोफॉल इन द फॉरेस्ट एंड इन डूइंग सो रिफ्लेक्ट ऑन बोथ नेचर एंड सोसाइटी. यानी इस पोएम को एक मुसाफिर के नज़रिए से लिखा गया है, जो कि सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है और नेचर को भी, जो वहाँ पर थोड़ी देर जंगल में बर्फ़बारी को देखने के लिए रुक गया था. एफ क्वेश्चन का आंसर है, द राइटर स्टॉप्ड बाय द वुड्स टू वॉच देम फिल अप विद स्नो. राइटर वहाँ पर इसलिए रुका था कि वो वहाँ पर बर्फ़बारी को देख सके. जी है, द हॉर्स वॉज पजल्ड, घोड़ा पजल हो गया था, बिकॉज दे हैड स्टॉप्ड इन द वुड्स, क्योंकि वो जंगल में रुक गए थे, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं था. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और पूरे साल की जो सबसे तारीक तरीन रात थी, उस रात में. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एच, उसका आंसर है हु नोज़. द रेपिटेशन ऑफ द लाइन गिव्स इम्प्रेशन दैट देयर रियली इज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर द नरेटर स्लीप्स. यानी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा था, लेकिन जो रेपिटेशन है, जो यहाँ पे बार बार दोहराया गया इन वर्ड्स को, तो उनसे ऐसा तासुर मिलता है कि उसने सोने से पहले
बहुत दूर तक सफ़र करना था, यानी रात को सोने से पहले उसने काफ़ी लंबा सफ़र भी तय करना था। इट इज़ सिमिलर टू सेइंग इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, यानी इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो एक बहुत लंबे रास्ते पर जा रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम। इस नज़म में जो राइमिंग पैटर्न है वो क्या है। डू ऑल द स्टैंजर्स हैव द सेम पैटर्न, और जितने भी स्टांजर्स हैं इसमें जितने भी शेर हैं क्या उनका सबका पैटर्न सेम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टांजा का जो पैटर्न है वो है ए बी ए, सेकंड का है बी बी सी बी, थर्ड में है सी सी डी सी, एंड लास्ट जो स्टांजा है उसमें डी 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 डी, यानी ये जो फोर्थ स्टांजा है ये डिफरेंट है। राइमिंग पैटर्न ऑफ द लास्ट स्टांजा इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री स्टांजाज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हमें एक जो लाइन दी गई है यहाँ पे गिवन है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स टू शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही हमने जो 3 क्वेश्चंस हमें गिवन है उसका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ही द पोएट इज़ स्पीकिंग अबाउट। इसमें जो ही का वर्ड हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है जिससे पोएट बातें कर रहा है। बी है, व्हाट इज़ अ हार्नेस, हार्नेस क्या चीज़ होती है। सी, व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक, और पॉसिबल मिस्टेक क्या है जो उसमें हुई है या हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले जो ही का वर्ड यूज़ हुआ है वो हॉर्स के लिए हुआ है, द हॉर्स। बी है, द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स। एक हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जिसके ऊपर जो एक सीट बनाई जाती है लेदर से, उसको, और उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं और बेल्ट्स वगैरह, उसको हम बोलते हैं हार्नेस। एंड सी है, द हॉर्स वॉज वॉन्डरिंग वाई द मैन हैड स्टॉप्ड बाय द वुड्स, हैड ही बिकम लॉस्ट, हैड ही फॉरगॉटन टू हेड फॉर होम, it was dark and cold and the snow was falling all around. The horse wonders whether the rider has made some mistake in all this. यानी घोड़े को ये सब वहम आ रहे थे उस बंदे के बारे में कि वो यहाँ पर क्यों रुका है, उसकी क्या वजह हो सकती है। हो सकता है उसको कोई मिस्टेक हो गई, रास्ता भूल गया है या कुछ भी प्रॉब्लम है। The next section of exercise is section B, working with words, suffixes. Sometimes we can add the suffix y to a word. बाज़ूक़ात हम सफ़िक्स वाई ऐड कर सकते हैं किसी वर्ड में। व्हेन वी विश, जब हम चाहते हैं तो यूज़ इट, हम उसको इस्तेमाल करें एज एन एडजेक्टिव, यानी किसी वर्ड को हमने एडजेक्टिव बनाना होता है तो हम वाई ऐड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है डाउन, अ नाउन मीनिंग द सॉफ्ट फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स कैन बी टर्न इनटू डाउनी एंड एडजेक्टिव, यानी डाउन का वर्ड हम वाई ऐड करेंगे तो ये डाउनी बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऐड द सफिक्स वाई टू दीज वर्ड्स। हमने इन वर्ड्स में वाई को एज अ सफिक्स ऐड करना है। एंड देन यूज़ द न्यू वर्ड एडजेक्टिव्स यू हैव मेड इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। और फिर उसके बाद आपने इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेज में यूज़ करना है। थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर, यानी इसके अलावा आप क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप और कलर के एडजेक्टिव्स को भी सोच सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड हमें गिवन है वो है फ्लफ़, तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा, इट्स अ वेरी फ्लफ़ी काइंड ऑफ वूल। बी है फन, तो फ़नी, ही इज़ अ वेरी फ़नी मैन। थर्ड इज़ लीफ, लीफ से हो जाएगा लीफी, अ डीप रूटेड ट्री इज़ लीफी। डी है शुगर, तो वाई ऐड करने से शुगरी हो जाएगा, डू यू ईट केक्स और शुगरी स्नैक्स। ई है बेंड, तो वाई ऐड करने से बेंडी, आई हैड अ बेंडी प्लास्टिक रूलर विथ स्टिकर्स ऑन इट। The next question is question number 2, add the suffix y to the following। यहाँ भी हमने suffix y ऐड करना है where possible, जहाँ पर मुमकिन हो, जहाँ अगर मुमकिन नहीं हो तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। Not all the words can take the suffix y, so check in the dictionary। हर वर्ड में y ऐड नहीं होता, आप इसको डिक्शनरी में चेक कर लेना है। Check your spelling changes, और इनकी जो स्पेलिंग चेंजेस हैं उनको भी चेक करना है। सबसे पहले हम वर्ड्स को देख लेते हैं। ए रेड, बी रन, सी शेड, D close, E shout, F thorn, G wait, H cloud, I snow and J sun। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वर्ड हो जाएगा रडी, B runny, C shady एंड D close। इसके आगे हम क्रॉस लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाई ऐड नहीं हो सकता। शाउट में भी शाउटी नहीं हो सकता। F है थॉर्नी, G weighty, H again it's not possible, I snowy and J sunny। The next section is about abbreviations. Do you remember what an abbreviation is? क्या आपको याद है कि abbreviation क्या होता है? इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। It's a short form of writing something। किसी भी चीज़ को short form में लिखने को या मुख्तसरन लिखने को हम abbreviation बोलते हैं। Usually only the important words
हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस में हम सिर्फ उन लेटर्स को यूज़ करते हैं जो बहुत अहम होते हैं किसी भी वर्ड में। एग्जाम्पल हमें गिवन है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इज़ नॉट BOA बट BA, यानी बैचलर से इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसका हम B ले लेंगे, और आर्ट्स से इंपॉर्टेंट है तो हम इसका A ले लेंगे। ऑफ का जो O है उसको हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीवेशंस फॉर द फॉलोइंग। देखिए, ये चेक करें कि आप क्या इन वर्ड्स की एब्रीवेशंस बना सकते हैं। नीचे जो हमें गिवन है, ए है मास्टर ऑफ साइंस, B हिज हर मैजेस्टी, C मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, D मास्टर ऑफ आर्ट्स, E स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, F डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, G ट्रेड यूनियन, H डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, I साउथ ईस्ट एंड J बैचलर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले है हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस, उसके लिए है MSc, B है HM, C MP, D is MA, E SLC, F MD, G TU एंड H PhD और D Phil, दोनों इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। I is SE एंड J is B8। इसके बाद जो हम टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे फुल फॉर्म हमें वर्ड्स की गिवन है और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और शॉर्ट फॉर्म में लिखने को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फर्स्ट हमारे पास आई एम, B हैव नॉट, C दे हैव, D वी आर, E cannot, F they will, G shall not, H it is, I they are, J will not, K I would and L she will। इन सब फुल फॉर्म्स को कॉन्ट्रैक्शंस में चेंज करने के बाद हम इस तरह से लिख देंगे, आई एम को A, B में हो जाएगा हैव नॉट, अपॉस्ट्रोफी यूज़ करके हम T यूज़ करेंगे इसमें, और ओ स्किप हो जाएगा, एन को हम ज्वाइन कर देंगे हैव के साथ। सी में भी दे हैव को हम इस तरह से लिखेंगे, डी में वी आर इकट्ठा करके हम इसको अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और ए को स्किप कर देंगे। ई में कैन नॉट से कांट बन जाएगा। एफ में दे विल से हम WI स्किप कर देंगे और अपॉस्ट्रोफी के बाद LL यूज़ करेंगे। जी में शेल नॉट को हम इस तरह से लिखेंगे। एच में इट इज़ को इट्स अपॉस्ट्रोफी के साथ हम एस यूज़ करेंगे। इसके बाद दे आर। जे विल नॉट को हम वॉन्ट, के को आई वुड को हम WO यू सब इसमें से स्किप हो जाएगा, और आई के बाद हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करके डी लिख देंगे। और इस तरह से लास्ट में है शी विल, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। जो टॉपिक यहाँ पर हमें गिवन है वो है होमोनिम्स। जिस तरह से सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इस तरह से होमोनिम्स भी होते हैं। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव अ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ड्स जिनको हम बिल्कुल एक तरह से ही प्रोनाउंस करते हैं, एंड सिमिलर स्पेलिंग्स उनके समटाइम्स, और बाज़ वक़्त उनके स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनका जो मायनी है वो मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट पेज पर हमें इसकी एग्जांपल गिवन है। BEAR बेयर, अ लार्ज एनिमल, एक बड़े से जानवर को जिसको हम भालू बोलते हैं या रीछ बोलते हैं उसको भी हम बेयर बोलते हैं। दूसरा है BEAR बेयर, टू बी एबल टू डील विद समथिंग, किसी के साथ डील करने के काबिल होना, उसको भी हम बेयर बोलते हैं, बर्दाश्त करने के मायने में भी यूज़ होता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमलों को देखें। ये है हमारे पास, वी शुड नॉट लाई टू ईच अदर, और ए का दूसरा ही सेंटेंस है, लाई हेयर मीन्स टू नॉट टेल द ट्रूथ। यहाँ पे लाई का मतलब होता है सच ना बताना, यानी झूठ के मायने में यूज़ हुआ है। बी है, अली वॉन्टेड टू लाई डाउन बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अब इसमें जो लाई हमने यूज़ किया वो किस मीनिंग में है, बी की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। लाई हेयर मीन्स टू बी इन अ रेस्टिंग पोजिशन, यहाँ पे लाई का मतलब होता है रेस्टिंग पोजिशन में होना या आराम की हालत में होना। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट होमोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमें नीचे दो चॉइसेस दी गई हैं हर सेंटेंस के लिए, इसमें से करेक्ट को हमने चूज़ करना है। ही डजंट ईट डैश, हु डैश द लास्ट कुकी, राफे एंड जिल डैश चॉकलेट चिप कुकीज़, दिस बुक वाज डैश हर फेवरेट ऑथर, एंड दिस इज़ द डैश आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमें दो चॉइसेस गिवन है, MEAT मीट और MEET मीट, लेकिन यहाँ पे गोश्त वाला मीट MEAT हम यूज़ करेंगे। सेकंड में है 8, लेकिन 8 जो EIGHT उसका मतलब होता है 8, ईट की सेकंड फॉर्म वाला हम यूज़ करेंगे। थर्ड में हम मेड MADE मेड, बनाना। दूसरा मेड जो है वो आया या काम वाली के लिए यूज़ होता है, जो लेडीज़ काम करने के लिए आती हैं लोगों के घरों में, उनको मेड बोलते हैं, या लड़की के लिए भी मेड का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम MADE मेड यूज़ करेंगे।
इसके बाद फोर्थ में होगा BY बाय, और ई में MAIN मेन। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन D लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। 1 है हमारे पास, से द फॉलोइंग अलाउड क्लियरली एंड स्लोली। नीचे जो सेंटेंसेस गिवन है इनको हमने अलाउड ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, क्लियरली बहुत वाजे, एंड स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, क्योंकि इनको हम तेज़ पढ़ भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको, बिकॉज ये बिल्कुल टंग ट्विस्टर की तरह है। प्रैक्टिस के बाद इसको स्लोली भी शायद मुश्किल से ही बढ़ सके। ए है, स्टेप अलॉन्ग द स्टीप डीप टिप बट डोंट ट्रिप। बी है, लुक एट द डल फूल pull the boot out of the cool pool with his foot। और सी है, शीला sells seashells when she is not sewing shepherd's socks। आपने बताना है कमेंट्स में कि इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको पढ़ने में हुई। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन E composition। राइट अ पैराग्राफ और 2 about where the writer might have been going, what work did he have, who was he going to see, did anything happen to him। You can refer to the paragraph writing guide on page number 152। 152 पेज पर हमें गाइड गिवन है, वहाँ से हम इसकी हेल्प भी ले सकते हैं कि अपने पैराग्राफ को कैसे राइट करना है। और बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में हमने 1 या 2 पैराग्राफ के अंदर इस पोएम की जो स्टोरी लाइन है जो इसके अंदर हो रहा है उसको हमने डिस्कस करना है। अगर 1 पैराग्राफ में आ सकते हो तो हम 1 में कर लेंगे, अगर ज़्यादा इसकी है डिटेल तो हम 2 में कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। स्टार्ट करते हैं। The speaker in the poem is traveling at night through the snow and pauses with his horse near the woods by a neighbor's house to watch the snow falling around him. His horse shakes his harness bells, questioning the pause. Perhaps this place isn't on their usual route, or he is curious that there doesn't appear to be a farmhouse nearby। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, the speaker continues to stand near the woods, attracted by the deep, dark silence of his surroundings. He feels compelled to move further into the snowy woods, but he ultimately decides to continue, concluding with perhaps the most famous lines of the poem, "But I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.